हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट, एल का मतलब इंडक्टर, आर का मतलब रजिस्टर, समझ रहे हो ना। रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इंडक्टर इंडक्टेंस ऑफर करेगा। करंट का ग्रोथ कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है वो देखना है हमें। सेम टू सेम हम पढ़ चुके हैं आरसी सर्किट। याद होगा कैपेसिटर में पढ़ा था कि एक कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है, समझ रहे हो ना। वहाँ पे चार्ज की बात की थी, चार्ज कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, डिक्रीज होता है। सेम टू सेम वैसे ही है। याद नहीं आ रहा? हम लोगों ने पढ़ा था, कैपेसिटर में जाके आप चेक कर सकते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर बाय मनोज गुप्ता सर। यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिलेगा। या आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन पर जाके कैपेसिटर की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं आप। आज हम पढ़ेंगे एलआर सर्किट में करंट का ग्रोथ और डिके कैसे होता है। तो कैसे क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातें करें तो सपोज करो हमारे पास ये रजिस्टर है और ये एक इंडक्टर है। इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया एस, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ या वोल्टेज ई मान लेते हैं, ठीक है भाई। आरएल सर्किट। सबसे पहली बात आती है कि आर ठीक है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है। इंडक्टर के आ जाने से क्या होगा? सबसे पहली बात आती है इंडक्टर के आ जाने से होगा क्या। एक्चुअली अगर सर्किट में इंडक्टर नहीं है तो क्या होगा? रजिस्टर सेल ई। तो जैसे ही स्विच को ऑन करोगे आई रीचेज मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा, 0 to मैक्स। 1 सेकंड के भी बहुत कम फ्रैक्शन में, 0.001 सेकंड में बहुत फास्टली ये ग्रो कर जाएगा। और हम मैक्सिमम की बात करते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और कब? जैसे ही स्विच को क्लोज किया। और आई मैक्स क्या आता है? आई मैक्स आता है, आपको हौसला पता है क्या होता है? ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन इंडक्टर को डाल देने से क्या होगा? इंडक्टर को डाल देने से आपको पता है एक इंडक्टर क्या होता है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। इंडक्टर में से जब कांस्टेंट करंट पास करते हैं तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है या ना है, बराबर है। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ जो आता है LdI/dt होता है। आई अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ई क्या हो गया? 0। कोई इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट नहीं आएगा इसके अंदर अगर आई कांस्टेंट है तो। पीछे की बातें याद आ रही हैं आपको, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि अगर इसके अंदर से वेरिएबल करंट पास करते हैं DI/dt, तो वेरिएबल करंट पास करने से इसके अंदर से इंड्यूस करंट आता है। क्या आता है बेटा? इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट क्या करता है? ग्रोथ ऑफ करंट या इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट का अपोज करता है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से रोकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे आप तो उस टाइम करंट 0 से मैक्सिमम होना चाहेगा, लेकिन ये जो इंडक्टर है वो इसको मैक्सिमम होने से रोकेगा। इसका मतलब जैसे ही करंट बढ़ा इसने रोका, जैसे ही बढ़ा इसने रोका, जैसे ही बढ़ा इसने रोका। हर इंस्टेंट पे ये अपोज करेगा, लेकिन बहुत ताकत है इसके अंदर। अपोज जरूर करेगा लेकिन एक टाइम पे जाके करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट आई मैक्स, मैक्सिमम करंट स्टेट। वो स्टेट जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाए उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट, मैक्सिमम करंट की स्टेट। क्या बेसिक बातें समझ में आ गई आप लोगों को? इंडक्टर का क्या रोल है? अपोज करना। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से रोकेगा, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने से रोकेगा। बेसिक बात है, करंट को 0 से मैक्सिमम होने से रोकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे कितना करंट होगा वो हमें निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब जैसे ही की को क्लोज किया, टाइम 0 पे कितना करंट है, और टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा, जब सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी, तब कितना होगा? चेक करते हैं।
बेसिक बातें समझ में आ गई। देखिए अगर हम बात करें व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, तो टाइम जब 0 है तो उस टाइम पे करंट भी 0 है। क्यों भाई? तो जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे करंट 0 से बढ़ना चाहेगा, लेकिन ये उसका अपोज कर देगा, तो टाइम लगेगा कुछ करंट आने में, समझ रहे हो ना। तो इसलिए करंट 0, टाइम 0, करंट 0। ठीक है भाई, हम कुछ टाइम के बाद की बात करते हैं। मान लेते हैं t इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम। तो जब टाइम इन्फिनिटी होगा उस टाइम क्या होगा? जब टाइम इन्फिनिटी होगा उस टाइम आई मैक्स होगा। आई क्या होगा? आई मैक्स के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू। इनफाइनाइट टाइम में करंट मैक्सिमम होगा। इनफाइनाइट टाइम में करंट मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर विल प्ले नो रोल। इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा। इसका रोल कब तक होगा? इसका रोल तब तक होगा जब तक करंट चेंज हो रहा है। इंडक्टर प्ले रोल अंटिल करंट चेंजेज। जब तक करंट चेंज होता है तब तक इंडक्टर का रोल है, उसके बाद नहीं है। तो मैक्सिमम जब हो जाएगा तो आई मैक्स। आई मैक्स कैसे? अब इंडक्टर का रोल ही नहीं बचा, तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? आर। इंडक्टर का रोल नहीं हो गया तो इंडक्टर क्या हो गया? शॉर्ट। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इंडक्टर क्या हो गया? शॉर्ट। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, तो करंट सीधा इसके अंदर से पास करेगा, इसका कोई रोल नहीं बचेगा। तो इस टाइम से आई मैक्स क्या आएगा? वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस। तो याद कर लो, बेसिक बातें हैं। टाइम 0 पे करंट 0 होता है और टाइम इन्फिनिटी हो तो करंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये सारी बेसिक बातें थी, समझ में आ गई होंगी, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चेक करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं किसी भी जर्नल टाइम t पे करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देता हूं मैं इसको। अब देखो बेटा, वी want to find current at any time t। ये वो टाइम है जब करंट ग्रो कर रहा है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ की। ये वो टाइम है जब ये करंट ग्रो कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, किसी भी टाइम t पे। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो जब यहाँ से करंट जाएगा, कोई भी टाइम पे करंट है, तो करंट जब यहाँ से जाएगा तो इंडक्टर के अंदर बताओ इंड्यूस करंट आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब ये ग्रो हो रहा है तो इंड्यूस करंट अपोज करेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। दूसरी बात, पीछे पड़ा हुआ है इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर्स अक्रॉस इंडक्टर जब इसके अंदर से वेरिएबल करंट पास करते हैं। When variable current is passed through it, जब इसके अंदर से वेरिएबल करंट पास करते हैं तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो भाई इंडक्टर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। देखो ये इंडक्टर था, इसके अंदर आई इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? तो इंड्यूस करंट किधर आएगा? इधर आएगा। ये इधर जा रहा है, इंड्यूस करंट इधर। इंड्यूस करंट जब इधर आ रहा है, इसका मतलब इसको एक बैटरी बना सकते हैं इस टाइप से।
इसका पॉजिटिव इधर है तभी तो करंट इधर आएगा, आई इंड्यूस्ड, आई डी कर दूं, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये इस टाइप से एक बैटरी की तरह बिहेव कर सकता है, सेल की तरह। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड होगा क्योंकि करंट इधर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, करंट इधर जा रहा है तो पॉजिटिव आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस सर्किट को मैं कैसे बना सकता हूँ? ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर हो गया, इंडक्टर को एक सेल से रिप्लेस कर देते हैं इस टाइप से, और यहाँ हमारे पास एक्सटर्नल सेल हो गई ई, यहाँ से करंट गया आई किसी भी इंस्टेंट टी पे। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, कुछ भी मान लो, इसको ई मान लेते हैं, चलो ई मान लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ जो आता है उसकी वैल्यू क्या होती है? एल डी आई बाई डी टी। क्या आपको पता है? और ई की वैल्यू डी आई बाई डी टी पर डिपेंड करता है। अगर डी आई बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव। याद है ना, पीछे पढ़ा था हमने। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है ना, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या यूज करेंगे? यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? ये लिख सकते हैं यहाँ पे। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? अगर हम किसी लूप में चलते हैं, लूप ऐसे मान लें, किरचॉफ सेकंड लॉ, अगर हम किसी लूप को ट्रेस करते हैं, चलते हुए किसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ जाए तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव लेना है, सिंपल सी बात। अगर रास्ते में चलते हुए एक रजिस्टर आ जाए तो अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई आर, वो नेगेटिव लेना है। देखो, लूप जा रहा है ऐसे, करंट भी जा रहा है ऐसे, दोनों सेम है, तो यहाँ जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है ना, ये वैसी बातें आपको ध्यान रखनी। चलो लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूँ जाते हैं तो बेटा आई आर, लूप और ये सेम है तो माइनस का आई आर, यहाँ इसका पॉजिटिव आए तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये नेगेटिव आया तो प्लस का ई, टोटल क्या होता है? जीरो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करें? यहाँ तो हो गया ई माइनस आई आर, ये इधर जाके हो गया एल डी आई बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इसके बाद हम बात करें, यहाँ तो मैं लेता हूँ डी आई डिवाइड बाई ई माइनस आई आर, यहाँ क्या हो गया? डी टी डिवाइड बाई एल। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे? ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट का मतलब क्या होता है? जो लिमिट हो सकती है, जो होगी वो आपको सोचनी पड़ेगी। हम करते हैं इसको, हम सोचेंगे मिलके। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, सैचुरेशन स्टेट जब आती है, करंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम जब होता है तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है, तो इसको हटा देते हैं। ये बात समझ में आ गई। और जब टाइम जीरो होता है तो ये अपोज करता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, फिलहाल इतना, बाकी बाद में पढ़ेंगे। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोगों को मैथमेटिक्स सोल्व करना है और करंट की इक्वेशन डिराइव करनी है। ठीक है भाई, देखते हैं, आ जाओ। इतना हो गया, डी टी बाई एल इंटीग्रेशन, इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल कोई भी टाइम टी था, इधर डी आई डिवाइड बाई ई माइनस आई आर, इंटीग्रेशन, करंट शुरू में जीरो था, बाद में कितना करंट हो गया? आई, जीरो से आई मान लें। बोलिए, शुरू में करंट जीरो था टी जीरो पे। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये ओके है, एल कांस्टेंट है, 1/एल बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से टी। ओके, इक्वल टू इसका जो इंटीग्रेशन है किस फॉर्म में है? इसका इंटीग्रेशन है dx डिवाइड बाई a माइनस बी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबकी पावर 1 है तो आपको पता है क्या होता है? log x
जो नेचुरल लॉग है इसको लॉग बेस ई बोल दो या ln लगा दो, एक ही बात होती है, पता होगा आपको। और जो वेरिएबल है वो एक्स के साथ क्या है, माइनस बी, बाहर आ जाएगा। याद आ रहा है कुछ, a माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सारा लॉग में आ जाएगा और x के साथ जो होता है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ln e माइनस आई आर, बोलो। और i के साथ क्या है, कि वेरिएबल क्या है i के साथ क्या है माइनस आर, तो माइनस आर नीचे। ठीक है, लिमिट क्या है 0 से i, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा t बाई एल, अपर लिमिट t लोअर 0, t बचेगा t बाई एल, आर को इधर ले आओ, माइनस ले आओ, हो गया। क्या बचा, ln, अपर लिमिट क्या है सेम रहेगा e माइनस आई आर, आई का i माइनस ln, i को 0 कर दो, वेरिएबल i था, ln e, तो ये हो गया माइनस आर टी बाई एल ln e माइनस आई आर बाई ई। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। ln का मतलब लोग। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से, ध्यान से देखिए मैथमेटिक्स से। ओके, इतना हो गया। यहाँ से अब क्या करें, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस आर टी बाई एल, माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए। तो दोनों साइड अगर एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या है ये टर्म, तो ये तो e की पावर में आ जाएगी, और यहाँ पे e के साथ एक्सपोनेंशियल के साथ ये कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, e माइनस आई आर बाई ई। बात समझ आ गई। तो ये हो गया e की पावर माइनस आर टी बाई एल, ई बाई ई 1 माइनस आई आर बाई ई। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, आई आर बाई ई को इधर ले आओ, 1 माइनस ई की पावर माइनस आई टी बाई एल, आर टी बाई एल। ठीक है, अपने को क्या चाहिए आई, ये क्या हो गया ई उधर आर नीचे, ये पूरा ब्रैकेट में, अरे ब्रैकेट में ले लो इसको पहले, बोलिए। आपने पढ़ा था टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, कितना था ई बाई आर, सिंस आई मैक्स ई बाई आर, क्या मान लें इसको, आई नॉट मान लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, ई बाई आर को आई नॉट, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, या आई इक्वल टू ई बाई आर, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। किसी भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई करंट की, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई करंट की, ग्रोथ ऑफ करंट एट एनी टाइम टी, ये इक्वेशन आ गई। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, टी की पावर इन्फिनिटी। चलो चेक करते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है भाई, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, I इक्वल टू ई बाई आर, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये मेरे पास आ गया। एट टी इक्वल टू 0 चेक करते हैं, टी इक्वल टू 0 तो I कितना आ गया, ई बाई आर, 1 माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होती है 1, क्या करंट 0 आ गया, तो टाइम 0 पे करंट 0 प्रूव हो चुका, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टाइम जब इन्फिनिटी है तो क्या होगा बेटा, आई इक्वल टू ई बाई आर, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इन्फिनिटी, समथिंग मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। और बेटा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 बाई इन्फिनिटी। और बेटा 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है,
1 बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, यही कर दूँ तो आई क्या आ गया ई बाई आर। बोलो तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई ये आया, दिस इज आई मैक्स, और यही हमने क्या माना था आई नोट। प्रूव हो गया। पीछे जो बातें की थी वो यहाँ मैथमेटिकली प्रूव हो गई। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। और देखिए आई नोट बोलो ई बाई आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस 1 से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए I इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर टी बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल टू एल बाई आर, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। एल आर जो सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट हमने क्या बोला? एल बाई आर। अरे एल नीचे है या आर ऊपर है? यूनिट की अगर बात करेंगे तो टाइम की यूनिट होगी, इट हैज यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इक्वेशन नंबर कुछ भी डाल सकते हो, इसको अगर 1 डालते हैं तो इसको 2 डाल देंगे। ठीक है, ओके, डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ टाउ, टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो टेक टी इक्वल टू टाउ, टी को हम लोग क्या मान लेते हैं? टाउ। तो टाउ को डिफाइन करना है क्या? टाउ को क्या मान लेते हैं? टी। देखो माइनस था, हमने माइनस नहीं लगाया। ठीक है, इट इज द टाइम, देखो t को क्या मान लिया? टाउ, इट इज द टाइम। t को टाउ पुट करो यहाँ पे, क्या आएगा? i इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर -1। t को टाउ करेंगे दोनों बराबर है, -1 बचेगा, और e की पावर -1 क्या होती है? i इक्वल टू ई बाई आर। ई बाई आर क्या होता है? 1 माइनस 1 बाई ई। बोलो ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में चलो ऊपर लिख देता हूँ I इक्वल टू ई बाई आर, चलो आई नोट ले लो मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस 1 बाई ई आ गया। अब देखो ध्यान से 1 माइनस 1 बाई ई है तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई ई 0.63 हो गया। तो I क्या हो जाएगा? I इक्वल टू 0.63 आई नोट। क्या मेरी बात समझ में आई? टाइम जब टाउ के बराबर होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई ई की वैल्यू याद कर लो, इसको तो आपको याद करना है, पीछे भी किया था हमने RC सर्किट में, ये आ जाएगा। तो इट इज़ द टाइम इन विच current, it is a time in which current has value 63% of maximum value और पीक वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? ये वो टाइम है जिसमें करंट की वैल्यू 63% होगी मैक्सिमम वैल्यू की, पीक वैल्यू ऑफ करंट की। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डिफाइन करना आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, यूनिट टाइम की होगी। क्लियर है? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ग्रोथ ऑफ करंट क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है भाई ओके, यहाँ तक मुझे कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही है। ठीक है, ओके, ग्रोथ ऑफ करंट समझ में आ गया। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ग्राफ देखिए, टाइम और करंट के लिए हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो देखो I इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू। बात समझ में आ गई? ठीक है, टाइम 0 था तो I 0 था, टाइम इन्फिनिटी था तो I मैक्स था, और I मैक्स कितना था? E बाई आर। ठीक है,
और टी अगर टाउ के बराबर था तो आई कितना था 1 माइनस 1/e/0। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब करंट जीरो टाइम जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी में जाके मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू E/R के बराबर है। तो ये ग्राफ बेटा ऐसे आएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन ये और नहीं बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है I max I0 और ये कितना है E/R, जीरो पे जीरो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो t किसके बराबर है टाउ के और ये कितना है 0.63 I0। ठीक है, I0 जो टोटल वैल्यू है E/R उसका 63% है, 0.63 परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.63% को 0.63 लिख सकते हैं ना, 63/100। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई मेरे? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ग्राफ इस टाइप से प्लॉट होगा। वही बातें आपको 3 चीज़ बार बार याद दिला रहा हूँ मैं, ऐसे करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, अब देखो हमारा जो सर्किट था वो ये था, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर और ये सेल और यहाँ पे एक की। फिर से वही बातें बता रहा हूँ। क्या? जब टाइम देखो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, उल्टा लेके चलते हैं। टी जब इन्फिनिटी था तो इसका रोल ख़त्म हो गया था, इसका रोल ख़त्म हो गया था, इसका मतलब इसको हमने एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया था। इंडक्टर सॉर्टेड, याद आया? ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एट टी इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो पे क्या था? टाइम जीरो पे करंट जीरो था। टाइम जीरो पे करंट जीरो था, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया रजिस्टर। इंडक्टर एक स्विच का काम करेगा, ओपन स्विच। क्योंकि करंट जीरो का मतलब है करंट फ्लो नहीं करा, करंट फ्लो नहीं करा इसका मतलब स्विच ओपन है, ऐसे मान लेते हैं। तो इंडक्टर ओपन सर्किट, बात समझ भाई? तो टाइम जीरो पे इंडक्टर को ओपन सर्किट में रखना है, टाइम इन्फिनिटी पे जब सैचुरेशन स्टेट आए, सैचुरेशन स्टेट, पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, उस टाइम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। ठीक है, न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। पहले हम डिके ऑफ करंट देखेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी से हार्ड लेवल पे जाएंगे न्यूमेरिकल में, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले थ्योरी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा लेक्चर नंबर है 11, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, सॉरी 11। चलो ये हो गया लेक्चर नंबर 11। तो आई थिंक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर है, शायद ये लेक्चर होगा 16 और 17, देख लेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अपने आप पता लग जाएगा, प्लेलिस्ट में अपने आप आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। डिके का मतलब है ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, सैचुरेशन पे आ चुका है। अब क्या होगा? देखो ये मेरे पास रजिस्टर है, ये मेरे पास इंडक्टर है और ये मेरे पास एक सेल थी और ये की थी। इस की को नाम क्या दिया था? S1, S दिया था। अब इसको S1 दे दें। ठीक है, इसको S1 दे दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो डिके है वो कब होगा? अगर बैटरी जुड़ी रहेगी, सेल जुड़ी रहेगी तो इसको तो एनर्जी मिलती रहेगी, चार्जिंग होती रहेगी। डिके कब होगा? जो एक्सटर्नल सोर्स हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सीधा जोड़ देते हैं और स्विच के तौर पे यहाँ पे की लगा देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? S1 S2। ठीक है, नाउ S1 इज ओपन, S1 को ओपन कर दो। ओपन करने का मतलब सेल इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट, सर्किट से सेल को हटा दिया। ठीक है, S2 इज क्लोज्ड, S2 को क्लोज कर दिया। ठीक है,
H2 क्लोज करने से क्या होगा, पाथ मिल जाएगा, पाथ टू डीके, करंट को डीके होने के लिए पाथ मिल जाएगा। लेकिन अब सोचो बैटरी तो हमने हटा दी, अब बैटरी को हटा दिया, करंट कहाँ से आ गया, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर था। अगर इंडक्टर नहीं होता, स्विच ऑफ करते ही करंट एकदम से जीरो, समझ रहे हो ना। जैसे घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जैसे स्विच हो किया बंद, लेकिन घर में आपने हीटर जला रखा है सर्दियों में, जैसे ही स्विच ऑफ करोगे क्या वो एकदम से उसकी जो लाइट है खत्म हो जाती है, नहीं, धीरे धीरे डाउन आती है। कारण वो करंट के डिक्रीज का भी अपोज करता है। पहले बढ़ रहा था, बढ़ने का अपोज किया, अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने का भी अपोज करेगा। तो इसकी वजह से करंट एकदम से जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सर्किट था। अब ये जनरली बेसिकली ऑब्वियसली जो भी है ऐसे हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। स्विच था, H2 क्लोज, L, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इंडक्टर है, करंट जा रहा था यहाँ से इधर से, मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। ये R था, ये L था, ये स्विच था, इसको हमने कर दिया था ओपन, इसको कर दिया था क्लोज, इनिशियली ऐसा था। इसके बाद करंट किधर जा रहा था भाई, इसके अंदर करंट इधर जा रहा था, ऐसे बैटरी थी ना, तो बैटरी की वजह से करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब ये इसको एकदम जीरो नहीं करेगा। इंड्यूस करंट किधर आ रहा था, इधर, इस बार इंड्यूस करंट किधर जाएगा, इधर, क्यों, क्योंकि इस बार ये करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का अपोज करेगा। I induced is along I because it support या it oppose decrease of I। क्या मेरी बात समझ में आई, क्योंकि इसके डिक्रीज का अपोज करेगा, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि ये इंडक्टर है, इसमें इंड्यूस करंट इधर आ रहा है, इंड्यूस करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब ये बैटरी बनेगी, बैटरी ऐसे बनेगी, हाँ या ना, ये बैटरी ऐसे बनेगी, अरे बोलिए, क्योंकि करंट किधर जा रहा है, इधर, इधर के लिए ऐसे बननी चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। ये बैटरी ऐसे बनेगी, ओके। तो ये मेरे पास रजिस्टर हो गया, ये मेरे पास इंडक्टर हो गया। इंडक्टर में पहले करंट जा रहा था, वो उसका अपोज कर रहा था, समझ रहे हो ना मेरी बात, और अब इसमें जो करंट जा रहा है ये उसका सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है भाई। चलो देखते हैं आगे। अब इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ ये रजिस्टर R, करंट I, और इसको मैं एक सेल से रिप्लेस कर दूँ, सेल क्या बनेगी, ऐसे, हाँ या ना, सेल कैसे बनेगी, ऐसे। और आपको पता है इसके अक्रॉस जो EMF आता है वो क्या होता है, LDI/dt। मैग्नीट्यूड ले लें, ध्यान रखें, ध्यान दें, क्या भाई, यहाँ DI/dt डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो E क्या होगा, माइनस का, बताया था पीछे, और पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, देखेंगे आप, ओके। तो चलो इसको यूज करते हैं। अब ऐसे ये आ गया, समझ गए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, कौन सा, सेकंड, पता है ना, अभी बताया था क्या, अगर रेजिस्टेंस के अलोंग करंट और लूप सेम है तो यहाँ जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव लेना है, तो -IR। मैक्सिमम करंट होने के बाद, सैचुरेशन के बाद वो डिक्रीज हुआ, किसी भी टाइम t पे चेक कर रहे हैं हम, I करंट मान लिया, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है, बैटरी का नेगेटिव आ गया, तो बैटरी का नेगेटिव आ गया तो प्लस का, लेकिन क्या, -LDI/dt। ये माइनस क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि DI/dt डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या करें भाई, -IR ये उधर चला जाएगा, प्लस का DI/dt, -IR/L
di/dt। ओके, बात समझ आ गई। अब बात समझ में आ गई तो हर छोटी छोटी चीज़ आपको पता है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो माइनस r/l dt इधर आ जाएगा और di/i, di के डिवाइड में i dt इधर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस r/l dt di से i। टाइम शुरू का 0 मान के चलते हैं तो 0 से t। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, जब मैक्सिमम करंट था उसके बाद 0 से t, लेकिन करंट की लिमिट, करंट शुरू में मैक्सिमम था, बाद में क्या हो गया i, शुरू में 0 नहीं था ना इस बार, क्योंकि डिके हो रहा है, मैक्सिमम से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, r/l आउटसाइड आपको पता है dt का इंटीग्रेशन t होगा और लिमिट 0 से t आ जाएगा, पता है आपको। ये क्या होगा ln i, लिमिट क्या होगा i0 से i। बात समझ आ गई? माइनस r/l t ln i माइनस ln i0। ठीक है भाई, ये हो गया माइनस RT/L ln i/i0। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब ये लॉग की टर्म में आया, नेचुरल लॉग है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, और एंटी लॉग में मतलब ई एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो ये तो आ जाएगा e⁻⁻ r/lt। ये आ जाएगा e से ln कैंसिल हो जाता है i/i0, तो i इधर है, यहाँ ले लो, i0 इधर, e⁻⁻r/lt। दिस इज करंट एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पे करंट आ गया, क्या किसमें? डिके, मैक्सिमम से जब वो डिके हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वही बात चेक कर लो। अगर टाइम 0 था शुरुआत में तो i = i0, यहाँ 0 करो तो e⁻01 होता है, सही है। अब टाइम इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए, चेक करते हैं। एट t = इन्फिनिटी i = i0 e⁻⁻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 ⁻
1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, सारा क्या हो गया 0, तो बेटा आई क्या आ गया 0। कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, मैथमेटिक्स क्लियर है। तो मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई। अब जैसे आरसी सर्किट में पढ़ा था हम लोगों ने, करंट के बाद वोल्टेज निकाल लो आई आर करके, या जो भी निकालना है, आपको पावर निकालनी है आई स्क्वायर निकाल लो। इतने टिपिकल सवाल नहीं आते, जैसे जैसे आते हम सॉल्व करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो ग्राफ देखते हैं इसका। आई और टी में ग्राफ बनेगा इस टाइप से। अब आपको पता है किसका ग्राफ है, डीके के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, थी बेटा ये इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन थी, जैसे हमने ग्रोथ में किया था वैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट ई की पावर टी बाई टाउ, वेयर याद आ रहा है टाउ एल बाई आर। एल बाई आर का क्या नाम दिया था, टाइम कांस्टेंट, याद आ गया होगा। वही बातें हैं, यूनिट क्या होती है टाउ की, सेकंड, वही बातें, ठीक है। अगर डिफाइन करना हो डेफिनेशन ऑफ टाउ, क्या करें, लेट टाउ इक्वल टू टी, टाउ को टी के बराबर कर देंगे तो आई क्या बनेगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस 1, आई इक्वल टू आई नॉट बाई ई। क्यों भाई, अरे टी टाउ बराबर है, ये आ जाएगा 1 बाई ई कितना होता था 0.37, आई कितना होगा परसेंटेज में लेंगे तो 37% आई नॉट। आ गई बातें, ठीक है। अब साथ साथ हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। क्या, इट इज द टाइम इन विच करंट डिकेज
टू 37% ऑफ इट्स पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? पीक वैल्यू का 37%, ये वो टाइम होता है भाई। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छे। टाइम को डिफाइन कर दिया, बीच में रह गया था, ये पूछा जा सकता था हमसे। ठीक, ग्राफ की बात करते तो ग्राफ में क्या होता है भाई? ग्राफ में कुछ नहीं होता, दो बातें होती हैं। जो नीचे की लाइन होती है ना, इसमें एक बार तो इस वेरिएबल को जीरो कर दो, एक बार इन्फिनिटी कर दो। तो एट टी इक्वल टू जीरो हमने पीछे पढ़ा था, आई जीरो है, वो ग्रोथ में था, आई नोट था मैक्सिमम, याद आया? एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी आई जीरो हो गया था, अभी अभी डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब शुरू में मैक्सिमम है जीरो पे, तो ये करंट आई नोट होगा, और आई नोट कितना होता है बेटा? ई बाई आर। और इनफाइनाइट टाइम में जीरो होगा, तो यहाँ पे आके ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है टाइम टू की। तो टाइम जब टी इक्वल टू टू के बराबर था, तो ये 0.37 आई नोट था। आपको पता है एक्सपोनेंशियल कर्व डीके में ऐसा आता है और ग्रोथ में वैसा आता है, याद करना पड़ेगा ये। तो ग्रोथ और डीके की थ्योरी समझ में आ गई होगी अच्छे से। इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जेई में, नीट में बहुत आते हैं। किस टाइप के आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।